हेलो दोस्तों, यूपीएससी बीके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई और स्वास्थ्य का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों आज हम एमपीपीएससी का जो सीरीज चला रहे हैं एशियंट हिस्ट्री उस सीरीज उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ऋग वैदिक तक हमने देख चुके हैं, ऋग वैदिक काल तक। अब हम आगे उत्तर वैदिक काल को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल के बारे में, हम उत्तर वैदिक काल का जो सन है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व है। उत्तर वैदिक काल में क्या क्या आता है दोस्तों? भारतीय इतिहास में उस काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों आदि की रचना हुई है। दोस्तों उत्तर वैदिक में एरो ने यमुना, गंगा एवं सदन्य नदियों को जीत लिया था। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में सबसे ज़्यादा नदियों का उल्लेख पूछ सकता है तो यमुना, गंगा, सदन्य आदि नदियों का उल्लेख किया गया। आर्यवर्त का विस्तार कर उत्तर में हिमालय, पश्चिम में गंगा, पूर्व में विंध्य, नर्मदा नदी का तक इसका विस्तार है। उत्तर वैदिक काल का विस्तार है तो दोस्तों आर्यों ने यमुना, गंगा एवं सदन्य नदियों को जीत लिया था। आर्यवर्त का विस्तार, आर्यों का दोस्तों जो विस्तार है उत्तर में हिमालय, पश्चिम में गांधार, पूर्व में विंध्य एवं नर्मदा नदी तक कर लिया था इसका विस्तार। दोस्तों शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेख है कि विधे माधव ने अपने कुछ गुरु राहुगण की सहायता से अग्नि द्वारा सरस्वती नदी से लेकर गंडक नदी तक क्षेत्र को साफ किया था। दोस्तों जो फॉरेस्ट है, जो दोस्तों जंगल जमीन है, उसको साफ किया था। ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार उल्लेख किया गया विधे माधव ने अपने गुरु राहुगण की सहायता से अग्नि द्वारा, आग के द्वारा दोस्तों सदन्य नदी से लेकर गंडक नदी तक क्षेत्र को साफ किया। यानी दोस्तों आग से जो वन जंगल जमीन है उसको साफ करके अपने लिए उपयोग हेतु उसको बनाया। मगध और अंग सभी अनर राज्य थे जिसमें अथर्ववेद में वत्स कहा गया है। ऋग्वैदिक जन संयुक्त होकर बड़े बड़े जनपदों का निर्माण करने लगे, जैसे पुरु भारत कबीला मिलकर कुरु एवं तुर्वस क्रीवी कबीला मिलकर पांचाल जनपद की स्थापना की। दोस्तों उत्तर वैदिक काल संयुक्त होकर बड़े बड़े जनपदों का निर्माण करने लगा, जैसे पुरु आएगा, भारत कबीला मिलकर कुरु एवं तुर्वस एवं क्रीवी कबीला मिलकर पांचाल। दोस्तों पूछ लेगा पांचाल जनपद की स्थापना करते हैं तो पुरु, भारत, कबीला, दस्तु ये मिलकर पांचाल जनपद की स्थापना करते हैं। कहाँ? उत्तर वैदिक काल में। शतपथ ब्राह्मण ने पांचालों को अथर्ववेद में कुरुओं को श्रेष्ठ माना है। कुरु का अंतिम राजा निषच्चु तथा अपनी राजधानी हस्तिनापुर से कौशाम्बी लाया हस्तिनापुर से कौशाम्बी लाया। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक व्यवस्था जटिल होने लगी। उत्तर वैदिक काल का इन्होंने साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत का जिक्र किया। दोस्तों साहित्यिक स्रोत में आप क्या पढ़ोगे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। और पुरातात्विक स्रोत में चित्रित धूसर, मृदभांड दोस्तों जो बर्तन बनाए जाते हैं जो पॉलिश और काले रंग से उनको चित्रित किया जाता है, उसको चित्रित धूसर मृदभांड करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद के जो पाठ करता है दोस्तों वो अधर्सु है। उपवेद यानी धनुर्वेद यानी विश्वामित्र याज्ञ विधि एवं कर्मकांडों का उल्लेख है। गत और पद दोनों में है। कृष्ण यजुर्वेद ने पदात्मक एवं गदात्मक और शुक्ल यजुर्वेद ने पदात्मक एवं वाजपेयी संहिता को भी कहते हैं। दोस्तों कृष्ण यजुर्वेद को क्या कहते हैं? पदात्मक एवं गद्यात्मक कहते हैं। और शुक्ल यजुर्वेद को कहते हैं पदात्मक एवं वात्स्ययनी भी कहा जाता है। सामवेद के पाठकर्ता कौन है? यजुर्वेद के अधर्वसु, सामवेद के उद्गता। गंधर्व वेद को नारद कहा जाता है। ज़्यादातर मंत्र ऋग्वेद में से लिया गया। दोस्तों पूछा जाएगा
सबसे प्राचीन वेद कौन है और सभा समिति का किसमें उल्लेख है दोस्तों? ये ऋग्वेद ही आएगा। 2000 MPPSC अभी जो 23 जून का पेपर हुआ 2024 को पूछा जा चुका है। भारतीय संगीत के जनक किसको कहा जाता है? सामवेद, यानी किसी से। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्री प्लस मेंस दोनों का है दोस्तों। फैक्ट में भी पूछ लेगा, ये दे देगा सामवेद 2 नंबर का। तो आपको इतना लिखना है कि गंधर्व वेद ज़्यादातर मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, भारतीय संगीत का जनक है, बस हो गया। ऐसे ही अथर्ववेद पूछेगा दोस्तों। अथर्ववेद के जो पाठ करता है उन्होंने कौन है? ब्रह्म है। उपवेद के अथर्ववेद का शिल्पवेद यानी विश्वकर्मा। वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत एवं औषधि का वर्णन। दोस्तों पूछ लेगा जादू टोना वशीकरण जो अभी चलते हैं उसका किसमें उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों अथर्ववेद में इसका उल्लेख किया गया। किसमें उल्लेख किया गया? अथर्ववेद में इसका उल्लेख किया गया। वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधि का वर्णन अथर्ववेद में किया गया। परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा जाता है। सभा समिति का उल्लेख दोस्तों इसमें है, अथर्ववेद में है, ये पूछा जा चुका है। अथर्ववेद इसमें सभा समिति का उल्लेख है अथर्ववेद में दोस्तों। सभा समिति का उल्लेख दोस्तों ये पूछा जा चुका है अब भी हाल ही। सभा समिति का दोस्तों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद आएगा और सभा समिति का जो उल्लेख है ये आपका अथर्ववेद में दोस्तों। ऋग्वेद नहीं आएगा, सॉरी, अथर्ववेद आएगा, ये दिया गया, ये पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभा समिति का उल्लेख अथर्ववेद में है। इससे ब्रह्मदेव, श्रेष्ठ देव, लौकिक देव, नवीन देव, लोकप्रिय देव करीब उल्लेख है। कुरु एवं पांचाल जनपद को श्रेष्ठ एवं मगध जनपद को वत्स बताया गया है, ये पूछ लेगा। पृथ्वीवेन्यु का उल्लेख यानी पृथ्वीवेन्यु यानी पृथ्वी है दोस्तों। पृथ्वी का उल्लेख किसमें है? तो ये अथर्ववेद में है। तो दोस्तों सभा समिति का उल्लेख किसमें किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। भारत को पंचवेद, महाभारत को पंचवेद कहा गया है, नोट। तो दोस्तों पूछ लेगा पंचवेद कहा गया है, महाभारत को पंचवेद कहा गया है। दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ, ये प्री का टॉपिक है दोस्तों, लेकिन मेंस में भी 2 नंबर के आ सकता है। ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार ऐतरेय ब्राह्मण यानी महिलाओं को सभी दुखों का कारण बताया गया है दोस्तों। कौशिक की ब्राह्मण, यजुर्वेद ब्राह्मण, महिलाओं को पुरुष की अर्धाग्नि कहा गया दोस्तों। महिलाओं को पुरुष की अर्धाग्नि कहा गया है यजुर्वेद ब्राह्मण में। सशर्पद अश्वमेघ के संदर्भ में जनक एवं दुष्टन जन 33। सामवेद ब्राह्मण में 25 सरस्वती को पुनः विलुप्त होने एवं पुनः प्रकट होने का उल्लेख इसमें किया गया है सामवेद में। 26 अथर्ववेद का आएगा दोस्तों। एकमत ब्राह्मण है गोपथ कैवल्य की अवधारणा। एकमत अथर्ववेद का आएगा, एकमात्र ब्राह्मण है गोपथ कैवल्य की अवधारणा अथर्ववेद में। आरण्यक दोस्तों आरण्यक, इन ग्रंथों का मनन आरण्यक में किया गया है। विषय अध्ययन, चिंतन एवं दर्शन आरण्यक में। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है दोस्तों। फिर उपनिषद, वेदांत, विषय दार्शनिक, इनकी उपनिषद की संख्या कितना है? 108। शंकराचार्य के अनुसार 10 है। प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं दोस्तों? 13। दाराशिकोह ने वामन उपनिषदों का उल्लेख किसमें किया गया है? सिर अकबर के नाम से दाराशिकोह ने वामन उपनिषदों का उल्लेख किया गया है। तो पूछ लेगा शंकराचार्य के अनुसार वेदांत या उपनिषद की संख्या कितनी है? 10 और प्रमाणिक उपनिषद 13 है और संख्या कितनी है? 108। दाराशिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद किसमें किया गया? सिर अकबर के नाम से। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया जा चुका है। आप टेलीग्राम को चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ब्राह्मण उपनिषद दोस्तों आपका आएगा यजुर्वेद। सर्वाधिक बड़ा उपनिषद है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। सर्वाधिक बड़ा उपनिषद ब्राह्मण उपनिषद, ये सब पूछ लेगा। सर्वाधिक बड़ा उपनिषद है तो दे देगा छंदोग्य उपनिषद, ब्राह्मण उपनिषद, तो ब्राह्मण उपनिषद आएगा। इसमें याज्ञवल्क्य ऋषि एवं गार्गी महिला के बीच हुए संवाद का उल्लेख किया गया है। छंदोदय उपनिषद दोस्तों इसमें आएगा सामवेद। इसमें कृष्ण का उल्लेख देवकी पुत्र तथा अंगिरस के रूप में मिलता है। जाबलू ऋषि की कहानी पूछ लेगा, जाबलू ऋषि की कहानी तो छंदोदय उपनिषद में। मुंडक उपनिषद दोस्तों ये तो
ये वाला क्वेश्चन जो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से, इसमें ये यूपीएससी, एमपीपीएससी या फिर ऑल पीएससी सब में वाला क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये देश का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है ना मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोपनिषद यानी अथर्ववेद का आता है, याज्ञों की तुलना की गई है। जलोपनिषद दोस्तों आ गया यजुर्वेद। चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें किया गया? जलोपनिषद में आएगा। कठोपनिषद का आएगा यजुर्वेद। यम नाचिकेता का संवाद है दोस्तों इसमें। आगे बढ़ते हैं। मुंडक उपनिषद यानी अथर्ववेद आएगा दोस्तों। सबसे छोटा उपनिषद कौन है? तो मुंडक उपनिषद सबसे छोटा आएगा, और फिर मुंडक उपनिषद सबसे बड़ा कौन सा आपको बनाया था? ब्राह्मण उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, और मुंडक उपनिषद छोटा है। ईशु उपनिषद यानी यजुर्वेद, याज्ञवल्क्य तथा श्वेतकेतु संवाद है। श्वेतरूपनिषद यानी यजुर्वेद भक्ति की अवधारणा इसमें उल्लेख किया गया है दोस्तों। इसके उपवेद दिया गया है ये यजुर्वेद। दोस्तों वेदांत की संख्या कितनी है? 6। शिक्षा वैदिक उच्चारण वेदों की नाक है। कल्प का आएगा कल्प में दोस्तों वेदों के हाथ कहा गया। व्याकरण का आएगा पाणिनि मुख। निरुक्त का आएगा कान कहा गया। यस्क ऋषि जाति शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। सनत यानी पैर। पिंगल ऋषि। ज्योतिषी यानी आँख। लगध मुनि। कल्प। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। श्वेत सूत्र यहाँ बीपीएससी में पूछा जा सकता है, इसका गूगल कर लीजिएगा कि इसके बारे में क्या आएगा। गृह सूत्र 16 संस्कार 8 प्रकार के विवाह हैं दोस्तों। धर्म सूत्र 4 पुरुषार्थ। शुल्ब सूत्र यज्ञ वेद का निर्माण करता है दोस्तों। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? इंटरव्यू में पूछा जाता है कि संस्कार 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। गर्भाधान, पुंसवादान, सीमोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्म, अन्नप्रकाशन, चूड़कम या मुंडन, कर्णच्छेदन, विधारम, उपनयन, केशन, बेदरम, समावर्तन, विवाह, अंतर्दृष्टि। विवाह कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? विवाह 8 प्रकार के होते हैं। इसमें भी मेंस में टॉपिक आया विवाह के प्रकार। ब्रह्म विवाह दोस्तों स्वभाव व उत्तम कुल के वर से कन्या का विवाह उसकी सहमति व वैदिक रीति से करना ब्रह्म विवाह है। देव विवाह कन्या की सहमति से इस विवाह में उसे किसी उद्देश्य, सेवा, धार्मिक कार्य या मूल्य के रूप में वर को सौंपा जाता है। अर्श विवाह धर्म के लिए वर से 1 या 2 घोड़े, गाय व बैल को लेकर कन्या को पूरी तरह विधिवत रूप से सौंपा जाता है। प्रजापत्र विवाह दोस्तों पूजन के बाद पिता ये कहते हुए कन्या दान करे कि तुम दोनों एक साथ गृहस्थ का पालन करो। फिर आएगा गंधर्व विवाह दोस्तों कन्या व वर की आपसी इच्छा से विवाह, एक गंधर्व विवाह है दोस्तों जो आजकल लव एंड मैरिज कहते हैं। असुर विवाह कन्या के पिता या परिवार को धन या संपत्ति देकर मनमर्जी से कन्या को ग्रहण करना। राक्षस विवाह कन्या से मारपीट करते हुए जबरदस्ती विवाह करना। पैशाच विवाह दोस्तों सोई हुई या कमजोर कन्या का लाभ उठाकर शारीरिक शोषण कर उसे विवाह करना है दोस्तों जो आजकल बलात्कार बोलते हैं। जो 4 होते हैं पुरुषार्थ धर्म आर्य काम मोक्ष। आश्रम व्यवस्था दोस्तों आश्रम व्यवस्था 4 होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम। गृहस्थाश्रम में 5 महायज्ञ होते हैं। ब्रह्मयज्ञ, प्रत्ययज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, नृत्ययज्ञ, अतिथि यज्ञ। इसमें ऋण त्रय यानी ऋषि ऋण, पैतृ ऋण, देव ऋण। और तीसरा आएगा दोस्तों वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्मृति या ग्रंथ ये भी पूछा गया है। मनुस्मृति यानी शुंग काल के समय आएगा दोस्तों 7 प्रकार के दास व्यवस्था का इसमें जिक्र किया गया। सती प्रथा का उल्लेख, सती प्रथा का समर्थन है इस मनुस्मृति में। पिता द्वारा लिया गया कर्ज पुत्र को अदा करना चाहिए दोस्तों तो ये किसमें कहा गया? मनुस्मृति में कहा गया। मनुस्मृति अब नारद स्मृति कौन सा काल है? गुप्त काल है। सती प्रथा का इसमें विरोध किया, सती प्रथा का समर्थन मनुस्मृति और नारद स्मृति में विरोध किया गया। महिलाओं को पुनर्विवाह का अधिकार है दोस्तों। एक बार विधवा हो गया तो फिर पुनर्विवाह का अधिकार, या फिर आ गया तो फिर 15 प्रकार के दास का उल्लेख है। पहली बार दिनर शब्द का उल्लेख किया गया है। मैत्रिणी संहिता महिलाओं की तुलना शराब और जुए से की गई है मैत्रिणी संहिता के अनुसार। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। महाकाव्य
महाकाव्य। रामायण में नौवीं ईसा पूर्व रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। भाषा कौन है? संस्कृति और ब्रह्मलिपि आदिकाल कहते हैं, चतुर्वंशी संहिता भी कहते हैं। दोस्तों रामायण की रचना कौन है? वाल्मीकि। संस्कृत में ब्राह्मलिपि, आदिकाव्य भी कहते हैं इसको, और चतुर्वंशी संहिता भी कहते हैं। इसमें 7 कांड है। कितने कांड है? 7। बालकांड, अयोध्याकांड, आरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। और दोस्तों महाभारत भी 9वीं ईसा पूर्व है। महर्षि वेदव्यास है दोस्तों। संस्कृत भी इसमें भी है, ब्राह्मी लिपि है। इसमें 18 पर्व हैं दोस्तों, 18 पर्व। इसके छठे पर्व को भीष्म पर्व कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसे जय संहिता, महाभारत, सतशास्त्री संहिता कहा गया है। भारत में 8,000 श्लोक है दोस्तों। महाभारत में 24,000 श्लोक है। फैजी ने फारसी अनुवाद रजमनामा अकबर के शासन में किया था। फैजी ने इसका अनुवाद, महाभारत का अनुवाद दोस्तों फैजी ने महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा अकबर के काल में किया था। पुराण, इसमें प्राचीन राजाओं की वंशावली मिलती है। संकलन महर्षि ऋषि हैं। तो दोस्तों पूछ लेगा इसमें ये वाला जो दिया गया, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया है? तो रजमनामा ने किया है। किसके शासनकाल में किया है? अकबर आएगा, बीरबल आएगा, हुमायूं आएगा, अशोक आएगा। तो सब कोई सोचेगा अशोक, तो गलत हो जाएगा। तो अकबर के शासनकाल में किसने कहा? रजमनामा ने किया था। पुराण, इसमें प्राचीन राजाओं की वंशावली मिलती है। लोमहर ऋषि, उसके पुत्र मुक्स्रवा की संख्या 18 गए। दोस्तों पुराण सब दोस्तों MPPSC UPSC में भी 24 का पेपर हुआ, उसमें पूछा गया पुराण सबसे आते हैं या फिर उपनिषद या फिर वेद पहले आते। तो आपको ये भी जानना चाहिए पहले कौन कौन सा आता है। स्मृति आया, फिर महाकाव्य आया, महाकाव्य के बाद पुराण की संख्या 18 है। कौन सा पुराण, किस पुराण में क्या वर्णन किया गया? मत्स्य पुराण दोस्तों सर्वाधिक प्राचीन है। सातवाहन एवं शंगु की जानकारी देती हैं। विष्णु पुराण मौर्यों की जानकारी। गुप्त पुराण गुप्त वंश की जानकारी। लिंग पुराण शिव के 18 रथों का वर्णन किया गया। स्कंद पुराण सबसे बड़ा है। भविष्य पुराण सबसे छोटा। गरुड़ पुराण दोस्तों सबसे नवीन पुराण है दोस्तों। ये सबसे पूछ लेगा आपसे इसी में से सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? तो विष्णु पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, ऐसा ऑप्शन है स्कंद पुराण। सबसे छोटा तो भविष्य पुराण। सबसे नवीन पुराण तो गरुड़ पुराण। पुराणों के 5 शिष्य हैं दोस्तों। पुराणों के 5 शिष्य हैं। सर्ग यानी संसार की सृष्टि। सर्ग यानी संसार की सृष्टि पहला हो गया। प्रतिसर्ग यानी प्रलय के बाद पुनः सृष्टि। वंश यानी देवताओं और ऋषियों के वंशों का वर्णन। महावंतरण 2 माहुओं के मध्यांतरण। वंशानुचरित यानी कलयुग के प्रतापी राजाओं की वंशावली। उत्तर वैदिक काल में राजा को बलिहाथ कर लेने वाला कहते हैं। दोस्तों अब हम मेंस का आंसर राइटिंग कैसे करना है, फ्रेमवर्क इसमें बना है। आपको ओनली एडिटिव चिपकाना है। आपको थोड़ा सा इसमें सन देना है और डेफिनेशन और थोड़ा सा अपने हिसाब से करना है। तो मेंस में क्वेश्चन आएगा या फिर ऑल PSC में आएगा उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था। तो अगर उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता पूर्व व दक्षिण की ओर बढ़ी, पूर्व से दक्षिण की ओर बढ़ी दोस्तों, पूर्व की ओर बढ़ी और दक्षिण की ओर बढ़ी। हिमालय से विंध्याचल भाग और आर्यों के प्रभाव में आ गया। उत्तर वैदिक साहित्यों से मिली जानकारी के हिसाब से हम उत्तर वैदिक राजनीतिक व्यवस्था को बिंदुओं में अनुसार समझ सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे भी डाल सकते हो या फिर ये डाल सकते हो दोस्तों। मेरे हिसाब से देखो उत्तर वैदिक काल फिर लिख देना दोस्तों 1000 से 600 ईसा पूर्व में प्रचलित थी। ठीक है दोस्तों। आर्य सभ्यता पूरब से दक्षिण की ओर बढ़ी उत्तर वैदिक काल में। हिमालय से विंध्याचल भाग और आर्यों के प्रभाव में आ गया। उत्तर वैदिक साहित्य से मिली जानकारी के हिसाब से उत्तर वैदिक राजनीतिक व्यवस्था अच्छी थी। उसको फिर आप पॉइंट 1 डालना दोस्तों। जनपदों का उल्लेख। उत्तर वैदिक काल में
ऋग्वैदिक जन संयुक्त दोस्तों संयुक्त होकर जनपदों का स्वरूप ले लिया, जैसे भारतो पूर्व पूर्वो एवं कुरु जनपद एवं तुर्वशी तथा कृवि ने मिलकर पांचल जनपद बनाया था दोस्तों। पांचल जनपद बनाया दोस्तों। भारतो पूर्वो तुर्वशी कृवि ने मिलकर पांचल जनपद बनाया। अब काबिलाई जनों के स्थान पर बड़े बड़े क्षेत्रीय जनपद का उदय हुआ। सेकंड टॉपिक आपका आएगा दोस्तों राजा। इस काल में भी राजा का पद वंशानुगत था, किंतु ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तरवैदिक काल में राजाओं की शक्ति में असीम वृद्धि हुई दोस्तों। तो पूछ लेगा कौन से काल में राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई, हड़प्पा, उत्तरवैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। तो दोस्तों आ जाएगा उत्तरवैदिक काल में असीम वृद्धि हुई। राजा को स्वयं को देवीय स्वरूप सिद्ध करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ऐसे दौड़ करते हैं। उत्तरवैदिक काल में राजा बड़ी उपाधियां लेने लगे, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार पूर्व का सम्राट, पश्चिम के सौराट, उत्तर के विराट, दक्षिण में भोज, मध्य प्रदेश के राजा आदि उपाधि धारित करते थे। फिर दोस्तों ये सेकंड टॉपिक हो गया। थर्ड में आपको ये टॉपिक डाल देना है प्रमुख शासन अधिकारी। तो दोस्तों उत्तरवैदिक प्रशासन में शासन के अधिकारों का विस्तार हुआ, जो रत्नीन कहते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार इनकी संख्या 12 है। आप उदाहरण डाल देना दोस्तों, एक आध ये लिख देना। संग्रहिता यानी कोषाध्याय, ये अपने ही पढ़ोगे तो चलेगा, क्योंकि यह टर्म पूछ लेता है। तो संग्रहिता क्या है, कोषाध्याय। भाग 2 अकर संग्रहिता, अच्छा भाग पास से फेंकने वाला, गोविकर्तन वन अधिकारी, पलागल राजा व मित्र का विदूषक। एक दो यहाँ पे एग्जाम्पल डाल देना। तो दोस्तों ये आपका तीसरा वाला हो जाएगा। फिर 4 टॉपिक में आप डाल देना सभा समिति। 4 टॉपिक में डाल देना सभा समिति। विदत उत्तरवैदिक काल में विलुप्त हो गई थी। विदत दोस्तों सभा समिति विद्वान, किंतु राजा की शक्तियों में वृद्धि के कारण निशानदेह इनकी शक्तियाँ हास हुआ। दोस्तों जो सभा समितियाँ थी, उनके जो सभा समिति थी उस समय यानी पंचायत की तरह होती थी, पंचायत की तरह होता था, उनकी शक्ति थी। लेकिन राजा का जब से प्रभुत्व आया उनकी शक्ति कमज़ोर होने जानी ऑब्वियसली। तो इसका अर्थ यह हुआ कि राजा निरंकुश नहीं हुआ। उत्तरवैदिक काल में सभा समिति का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करता था। 5 में डाल देना राजस्व प्रशासन। दोस्तों नियमित कृषि के विस्तार से पहली बार स्थायी कर इन्होंने स्थापित की दोस्तों, स्थायित कर। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में क्या था, हड़प्पा उसमें स्थायी नहीं करते थे, लेकिन ये जो ऋग्वैदिक काल है इन्होंने स्थायी किया। अब बलि नियमित हो गया दोस्तों, जो बलि प्रथा था वो नियमित हो गया था, और जो फसल उपजते थे 1/6 भाग होता था, जिसे भाग्योदय अधिकारी द्वारा वसूल किया जाता था। 6 टॉपिक आपको जानना सैन्य शासन। सेना अभी भी स्थायी थी दोस्तों, सेना स्थायी था, अस्थायी दोस्तों, जैसे उसमें भी अस्थायी था ऋग्वैदिक काल में, उत्तरवैदिक काल में भी अस्थायी था। युद्ध के समय ही भर्ती करते थे सेम। फिर 7वां टॉपिक डालना न्याय एवं दंड व्यवस्था दोस्तों। राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था, ग्राम पर न्याय और ग्रामदनी करता था, दंड के रूप में शारीरिक यातनाएं, जुर्माना आदि प्रचलित थी दोस्तों। फिर ये आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। कौन सा पढ़ा हमने दोस्तों अभी, ये आपका हो गया राजनीतिक व्यवस्था दोस्तों। फिर अब हम उत्तरवैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे। तो आप सेम ही डेफिनेशन दे दीजिएगा, या फिर ये वाला दोस्तों दिया देखो। उत्तरवैदिक आर्यों की जीवनचर्या में परिवर्तन काल आया, आर्यों ने काबिलाई पद्धति को छोड़कर स्थायी जीवन दोस्तों। सामाजिक जीवन में क्या हुआ, इन्होंने स्थायी जीवन कर लिए, स्थायी घर बन के रहने लगे दोस्तों। दे देना। और सन क्या आएगा इसका, 1000 से 600 ईसा पूर्व आएगा इसका। और ऋग्वैदिक काल का क्या आएगा दोस्तों, 1500 से 1000 ईसा पूर्व को ध्यान रखना। डेट मेंशन कर दोगे तो आपको और आंसर देगा पीएससी में। तो फर्स्ट टॉपिक डाल देना पितृसत्तात्मक परिवार दोस्तों। 7 मार्क्स आपको, 7 मार्क्स और 11 मार्क्स के हिसाब से ही आपको आंसर राइटिंग करना है, ताकि 7 मार्क्स का भी आए तो आप हैंडल कर सको। अगर 11 मार्क्स का आ गया, 7 मार्क्स का आपने तैयारी किया, तो फिर आपको परेशानी हो सकता है दोस्तों, आंसर पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए आप 11 मार्क्स के हिसाब से। फर्स्ट पितृसत्तात्मक परिवार दोस्तों। उत्तरवैदिक कालों का समाज पितृसत्तात्मक था। परिवार की सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पिता द्वारा लिया जाता था।
अर्जिगर तथा सुसेन की कथा के अनुसार दोस्तों कहा जा सकता है कि राजा के पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इसका अर्थ कदापि यह नहीं कि पुत्र के संबंध में मधुरता नहीं थी। दोस्तों आप जब ये अजिगर सुसेन की कथा के अनुसार दोस्तों लिखोगे तो एग्जामिनर को ये भी लगे कि हाँ बच्चे ने उसका पढ़ा है, तब तो इसके अनुसार दे रहा है, मतलब उसके अनुसार उन्होंने बताया है। अब आप इस ये हो जाएगा, आप दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हो, आपके ऊपर कुछ नहीं आएगा। आप ऐसे आप लिखोगे तो एग्जाम में आपको मार्क्स देगा। फिर सेकंड टॉपिक में आएगा वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में आएगा दोस्तों उत्तर वैदिक काल में चतुर्वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित न होकर जन्मपात। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में कहाँ था, कर्म पर आधारित था, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल में इसमें जन्म पर आधारित हो गया। प्रारंभिक 3 वर्णों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं द्विज कहा जाता है। शूद्रों को उपनयन संस्करण में छीन लेगा। दोस्तों आप ऐसे हेजिटेज बना दीजिएगा, यहाँ पे ब्राह्मण लिख दीजिएगा, क्षत्रिय यानी वैश्य एंड शूद्र, तो ऐसे आपका डायग्राम भी हो गया। फिर थर्ड आपको लिखना है दोस्तों महिलाओं की स्थिति। थर्ड आपको डाल देना महिलाओं। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की तुलनात्मक रूप से गिरावट आई, तो यहाँ लिख देना मैत्रिणी संहिता के अनुसार महिलाओं की तुलना शराब जुए से की गई है। 7 मार्क्स आएगा तो इतना लिख सकते हो, और 11 का आया तो आप और लिखिए। बाल विवाह का प्रचलन बढ़ने लगा। सामान्य वर्ग की महिलाओं को उपनयन संस्करण छीन लिया गया। सभा समिति में महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया, किंतु फिर भी उच्च अधिकारों की महिला शिक्षा ग्रहण करते। दोस्तों जो नीचे समाज के थे वो राजा महाराजा के यहाँ काम करते थे, तो सभा से वो लोग महिलाओं को भाग लेने से वर्जित कर दिया सभा से, जबकि ऋग्वैदिक काल में भाग लेते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जो उच्च कुल के जो परिवार हैं महिलाएं वो शिक्षण कर सकती थी। उत्तर वैदिक काल में विदेशों की चर्चा जैसे गार्गी, मैत्रिणी आदि प्रमुख है। सती प्रथा आंशिक था दोस्तों। सती प्रथा दोस्तों क्या होता है, जब किसी महिला का पुरुष खत्म हो जाता है तो उसको जिंदा उसे चिता में जलाया जाता है, इसको सती प्रथा कहा जाता है दोस्तों। फिर 4 टॉपिक चलना समतामूलक समाज। वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी दोस्तों, छुआछूत का अभाव था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार गोपीकर्तन, यच्छा एवं रथाकार जैसे रत्नीन जो शूद्रों ने उन्हें भी उपनयन संस्कार कर दिया। 5वां आएगा दोस्तों विवाह व्यवस्था। अनुलोम प्रतिलोम दोस्तों हमने उसमें भी गृह सूत्र के अनुसार 8 प्रकार के विवाह को उल्लेख किया गया है। साथ ही विधवा विवाह एवं नियोग प्रचलन था। अंतर्जातीय विवाह भी संबंध देखने को मिलती है दोस्तों। 5वां होगा छठा चलना दोस्तों दास व्यवस्था। यहाँ भी दासों घरेलू कार्य में लगाया जाता था, न कि उत्पादन कार्य में। वहाँ भी दोस्तों घरेलू कार्य में लगाया था, यहाँ भी। फिर दोस्तों 8वां गोत्र व्यवस्था। 9वां नंबर अथर्ववेद में गायों के आधार पर पहली बार समाज में गोत्र की स्थापना हुई। दोस्तों जो गोत्र का स्थापना हुआ, आप गोत्र अभी भी देखते होंगे, तो ये उत्तर वैदिक काल में इसकी स्थापना हुई। गोत्र अभी भी तो गोत्र देखते हो ना दोस्तों, पूछते हैं जब शादी विवाह होते हैं तो, जिसमें एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न संतानों के गोत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। 10 डाल दीजिए। आश्रम व्यवस्था। भ्राचर आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वनप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम। आपकी इसके बारे में भी जानना कि इसमें किसका वर्णन किया गया है दोस्तों। मैं अभी प्री प्लस मेंस लेके चल रहा है, फिर इसके बाद प्री ओनली प्रीवियस रहेगा, तो उसमें आपका पी कुछ भी रहेगा। खान पान दोस्तों 10 डाल दीजिए। तो आज शाकाहारी मांसाहारी पहनते हैं, तो दोस्तों ये भी आप कर सकते हो दोस्तों। फिर ये आपका ये भी टॉपिक होगा जैसे जिसमें कुछ ज़्यादा ही पॉइंट हो गया, तो आप कुछ स्किप कर सकते हो। तो उत्तर वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था सेम डेफिनेशन दे सकते हैं, फिर ये डेफिनेशन दे दीजिए, फिर 1 पॉइंट डाल दे। नवीन देवताओं का उदय। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद यानी बहुत सारे देवता थे, किंतु अब देवताओं में उच्च स्थान प्रजापति ने ले लिया था। इंद्र, वरुण, अग्नि आदि की प्रमुखता समाप्त हुई, उसके स्थान पर रुद्र, विष्णु ने ले लिया। दोस्तों सेकेंड आएगा यज्ञ एवं कर्मकांड। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों कर्मकांडों पर अधिक बल दिया गया तथा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। फिर थर्ड डालना पंचयज्ञ। दोस्तों ये प्रीलिम्स में भी तो पंचयज्ञ में दोस्तों ब्रह्मयज्ञ, इसमें प्राचीन ऋषियों की कृतज्ञ है। देव यज्ञ देवताओं के प्रति कृतज्ञ है। फिर आएगा पितृयज्ञ, पितरों के प्रति कृतज्ञ है। अतिथियों की सेवा और दान। भूतयज्ञ, परिवार पशु पक्षियों को दान चुराना। दोस्तों फिर आप 4 टॉपिक डालिए। 3 ऋण दोस्तों 4 टॉपिक डालिए 3 ऋण दोस्तों। फिर इसमें आपको डाल देना है, इसमें पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण।
छठा का 16 संस्कार। 16 संस्कार में आप 1-2 उदाहरण देख के उसका लिख दीजिए। दार्शनिक आएगा दोस्तों छठा, दार्शनिक धारा। इसे उपनिषदधारी भी कहा जाता है। इसे यज्ञ या पशु बलि कर्म करने की निंदा की गई है। इस ज्ञान मार्ग पर बल दिया गया है। छठा निष्कर्ष दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आपका हो गया कौन सा, धार्मिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था के बारे में दोस्तों हम देखते हैं। उत्तर वैदिक में पशुपालन दोस्तों पशुपालन पर आधारित न होकर कृषि पर आधारित, इसका विवरण हमें उत्तर वैदिक ग्रंथों से मिलता है दोस्तों। ये डेफिनेशन हो गया, यहाँ पे सन डाल दीजिए। फर्स्ट ऊपर आएगा कृषि व्यवस्था। आर्यों के जीवन में स्थायित्व आने से कृषि का महत्व बढ़ा दोस्तों। कृषि का महत्व इसलिए बढ़ा क्योंकि वो स्थायी रहते थे और ऋग्वैदिक काल में स्थायी निवास करते थे। ग्रंथ से दोस्तों गोधूम यानी गेहूँ, ब्रीज, चावल एवं खनिज जो आदि का प्रचलन था। कटक संहिता में 24 बैल वाले हल का उल्लेख किया गया। शतपथ ब्राह्मण में जुताई, मड़ाई, बुवाई, कटाई का उल्लेख किया गया। सेकंड है पशुपालन। उत्तर वैदिक काल में पशुपालन द्वितीय हो गया था। पहले प्राथमिक क्या होगा, कृषि, द्वितीय पशुपालन हो गया था। गाय, बैल, घोड़े, बकरी आदि का पालन करते थे। इनके कृषि यातायात यानी दूध दही के लिए उपयोग किया था। थर्ड आएगा उद्योग धंधे। यजुर्वेद में पेशे और व्यवसाय की सूची मिलती है। इस काल में रथाकार, चर्मकार, कुम्हार आदि से प्रमुख स्थल। सोना, चांदी, तांबा, कृष्ण आयस्क का उल्लेख किया गया है दोस्तों। फोड़ डालना व्यापार। फोड़ डालना दोस्तों आपको व्यापार। दोस्तों ऐतरेय ब्राह्मण में सृष्टि शब्द यानी व्यापारिक संघ के लिए उल्लेख किया गया है फोर्थ में। इस समय व्यापार उन्नत व्यवस्था में था। व्यापार आंतरिक रूप से प्रचलन में आ गया था, जो देश के विभिन्न स्थानों पर नदी मार्ग या भूमि मार्ग में रहा था। साथ ही शतपथ ब्राह्मण में कुछ दिन का उल्लेख सूदखोरी करते थे दोस्तों। छठा टॉपिक डाल देना आपको उसमें, पाँचवा डाल देना विनिमय का माध्यम। तो दोस्तों विनिमय गाय, घोड़े, निष्क धातु वस्तु के आधार पर किए जाते। इसके साथ ही सतपन, कृपण पद आदि का उल्लेख है। फिर निष्कर्ष में दोस्तों इसमें डाल दी निर्भर व्यवस्था अच्छी है दोस्तों। बस कुछ वस्तु उसके आधुनिक नाम ये दे दिएगा। प्री के लिए फैक्ट है दोस्तों, आप कभी से एग्जाम्पल कर सकते हो दोस्तों। आज के लिए बस यहीं तक। कि चैनल में नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आगे हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।